हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य इग्नू। तो आज की वीडियो रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल बेगला 138 के लिए होने वाली है। इस वीडियो में हमने आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कस किया है और उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीटेड थे, जो बार बार पूछे जा रहे थे, उन क्वेश्चंस को हमने सिलेक्ट करके और उसके सोल्यूशन को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, खासकर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो को एग्जाम देने जाने से पहले ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। अगर आपको इन वीडियोज़ के नोट्स चाहिए एज़ अ पीडीएफ तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं, जो कि एकलव्य इग्नू के नाम से है, ओके? और उसी के साथ-साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, अगर आपको हमारे इन वीडियोस के नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, जो कि www.eklavyaignu.com के नाम से है। और साथ ही साथ अगर आपको आपके असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन चाहिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारे दूसरे वेबसाइट www.ignufreeassignment.com को भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको फ्री में असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है? तो आप एक बार ज़रूर विजिट करिएगा हमारे वेबसाइट को भी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत रिपीटेड है, वो है हाउ इज इंटेंसिव रीडिंग डिफरेंट फ्रॉम एक्सटेंसिव रीडिंग। जो इंटेंसिव रीडिंग है वो एक्सटेंसिव रीडिंग से डिफरेंट कैसे है, वो आपको बताना है। तो देखिए, जब हम इंटेंसिव रीडिंग की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, रीड टेक्स्ट ऑफ शॉर्ट लेंथ टू एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, इट इज कॉल्ड इंटेंसिव रीडिंग। इसको मैं आपके एग्जांपल से समझाती हूँ। आप मान लीजिए पूरा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, पर आपका न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त सबसे ज्यादा ध्यान जो है वो क्रिकेट के किसी न्यूज पे गया या किसी पर्टिकुलर न्यूज पे गया है, ठीक है? और आप उस पूरे अखबार में उसी न्यूज को पढ़ने के लिए आप बेसिकली उस न्यूज पेपर पेपर को पढ़ रहे हैं। तो इस सिचुएशन में जब ऐसी रीडिंग आप करते हैं तो उसको हम इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। जब किसी भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए जब हम उस पूरे बुक को पढ़ रहे हैं या उस पूरे मटेरियल को पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, वो इंटेंसिव रीडिंग होता है। और एक्सटेंसिव रीडिंग वो होता है involves reading longer text usually for one's own pleasure। इसका आप एग्जांपल दे सकते हैं नॉवेल्स से। कई लोगों को ये शौक होता है नॉवेल्स पढ़ने का, वो पूरी-पूरी नॉवेल पढ़ लेते हैं और पूरी-पूरी नॉवेल के साथ-साथ वो न जाने कितने सारे नॉवेल्स पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, उस पर्सन को खुशी मिल रही है, उसको प्लेज़र मिल रहा है, राइट? तो प्लेज़र के लिए जब हम किसी लंबे टेक्स्ट को भी पढ़ लेते हैं ना, चाहे जो जितना भी लंबा हो, तो उसको बेसिकली हम एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं, ठीक है? The aim of this type of reading is to train ourselves to read fluently without the aid of teachers। तो इस ये जो टेक्निक है एक्सटेंसिव रीडिंग की, ये बेसिकली ये तब होता है जब हमें अपने खुद के प्लेजर के लिए पढ़ना हो और इसके साथ साथ आपकी जो फ्लुएंसी होती है वो भी बढ़ सकती है, भले ही आपको कोई गाइड करे या ना करे, आप खुद भी पढ़ के अपनी फ्लुएंसी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो तब हम एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। तो आई होप आपको इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड है, नेम सम ऑफ द रीडिंग readiness exercises and explain how memory training helps in reading readiness। तो ये जो रीडिंग के जितने भी टेक्निक्स हैं उनके बारे में बताना है और वो आपके माइंड को कैसे ट्रेन करता है, कैसे ट्रेनिंग देता है, ये जो टेक्निक्स हैं वो आपको बताना है, ठीक है? तो सम रीडिंग रेडीनेस एक्सरसाइजेज इंक्लूड लेटर रिकॉग्नाइजेशन, phonemic awareness activities, sight word practice and sequences exercise। इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। कई बार ऐसी चीजें होती है ना, मान लो आपको वो पूरा सेंटेंस याद करना है पर वो आपको याद नहीं हो रहा, तो आप क्या करते हैं, उस सेंटेंस के एक एक फर्स्ट फर्स्ट वर्ड को ले लेते हैं और उससे कोई एक वर्ड बना देते हैं। तो उससे क्या होता है, उस पर्टिकुलर वर्ड से आपको वो पूरी लाइन याद हो जाती है, राइट? तो ये टेक्निक होती है एक, और एक ये टेक्निक भी होती है किसी पर्टिकुलर चीज को आप एज अ सॉन्ग की तरह, मूवी की तरह अपने इमेज क्रिएट करके आप याद करते हैं। तो ये सारे क्या हैं, रीडिंग रेडीनेस के एक्सरसाइजेज हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो दिमाग है वो उन चीजों को याद करने में ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है और अच्छे से वो रिमेम्बर रखता है हमारी चीजों को, ठीक है? और कई बार ये भी होता है कि कोई चीज आपको लिखित में नहीं समझ में आ रही है, तो अगर आपको आपकी कोई वीडियो देख लेते हैं, कोई इमेज देख लेते हैं, तो वो चीज आपको लंबे समय तक याद होती है, राइट? तो यही सारी टेक्निक्स जो है वो रीडिंग रेडीनेस की एक्सरसाइजेज है, ठीक है? और बाकी आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब हमारे पास एक पैसेज दिया गया है जिसको पढ़कर आपको आंसर देना है। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप वीडियो को पॉज करके इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लें, ठीक है? फर्स्ट पैरा स्टार्टिंग ये है, नेक्स्ट ये है। आप वीडियो पॉज करके प्लीज पढ़ लीजिएगा। एंड यहाँ पे हमारा खत्म होता है, ठीक है? ये लास्ट पैसेज था यहाँ तक। और अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है,
Based on what you have learned about the different types of text, how would you categorize this article? Provide some reason to justify your response. आई होप कि आपने इस पैसेज को पढ़ा होगा, तो आपको अब बताना है कि आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो आप इस पर्टिकुलर पैसेज को कौन से टाइप में रखेंगे और इसके लिए रीजन भी देना है ताकि आपका आंसर जो है वो जस्टिफाई हो सके, ठीक है। सो दिस आर्टिकल कैन बी कैटेगराइज एज इंफॉर्मेटिव और इंस्ट्रक्टिव आर्टिकल, बिकॉज जब आप इस पेज को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें ना हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर, ठीक है। एंड इट प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड स्ट्रैटेजीज टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ नेगेटिव थॉट्स। इस पूरे पैसेज में नेगेटिव थॉट के बारे में बताया गया है, उसपे ओवरकम कैसे करें, कम कैसे करें नेगेटिव चीजों को, और पॉजिटिव चीजें कैसे लाए। तो हमें एक तरह से इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, इस वजह से इसको इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल भी कहा जा सकता है। और सजेस्टेड एज अ टूल कॉल्ड रेयर। रेयर यहाँ पे एक टूल का यूज किया गया है जिसको हम रिकॉग्नाइज, एक्सेप्ट, रिजॉल्व एंड इंडियोवर के नाम से करते हैं, ठीक है। टू हेल्प इंडिविजुअल ब्रेक नेगेटिव थॉट साइकिल एंड इम्प्रूव देयर वेलबींग। तो इस पर्टिकुलर पैसेज में एक जो रेयर चीज है, जो रेयर है, उसके थ्रू आपको समझाया गया है कि कैसे आप नेगेटिव थॉट का जो साइकिल होता है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी जो शारीरिक चिंता है उसको दूर करके आप वेलबींग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पैसेज से ही आया है कि इसी का रीजन अभी हमने देखा, अब इसको हमें जस्टिफाई कैसे करना है ये बताना है आपको, ठीक है। सो द आर्टिकल प्रेजेंट्स factual information about the impact of negative thoughts, physical, psychological, emotional and spiritual well-being, right? It provides a step-by-step approach, rare जो हमें information दी गई है वहाँ पे। The article is written by professional Dr. Sweta Bara, ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया है ये, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इस वजह से आप अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग हाउ डिफरेंट टेक्निक्स यूज्ड बाय ऑथर्स टू अचीव इंस्टेंट गोल्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट लाइक एक्सप्लोरेटरी, नैरेटिव एटसेट्रा, व्हाट स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स डू यू थिंक द राइटर इज यूजिंग इन दिस आर्टिकल एंड व्हाट इफेक्ट। तो इस पूरे आर्टिकल में राइटर ने कौन से इफेक्ट को यूज किया है, कौन सी स्ट्रैटेजी, कौन सी टेक्निक लगाई है, उसके बारे में बताना आपको। तो यहाँ पे जो राइटर है उन्होंने एक्सपोजिटरी टेक्निक की इस आर्टिकल में यूज किया है, ठीक है। और उसी के साथ साथ द पर्पस इज टू कंफर्म एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव थॉट। ऑफ कोर्स इस पूरे आर्टिकल में आपको नेगेटिव थॉट साइकिल के बारे में बताया गया है, उससे सॉल्व करने के लिए आपको एक रेयर टूल भी दिया गया है, ठीक है। और बाकी आप पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द ऑथर्स ऑब्जेक्टिव और पर्पस इन बिगिनिंग एंड एंडिंग द आर्टिकल इन दिस मैनर। जब आप इस पर्टिकुलर पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि स्टार्टिंग किसी और मैनर में हो रही है और एंडिंग जो है इसकी किसी और मैनर में हो रही है। तो ये ऐसा क्यों है, ऑथर ने ऐसा क्यों किया, वो बताना आपको, ठीक है। ऑथर्स ऑब्जेक्टिव इन बिगिनिंग द आर्टिकल विद एग्जांपल ऑफ पेशेंट स्ट्रगलिंग विद नेगेटिव थॉट साइकिल। तो वो स्टार्टिंग में बताते हैं कि पेशेंट जो होते हैं वो कैसे नेगेटिव थॉट साइकिल से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनको कंफर्टेबल नहीं रहा जाता, उनसे कई सारे हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, ठीक है। फिर बाय शेयरिंग पर्सनल एक्सपीरियंस एंड हाईलाइटिंग द इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव थॉट्स ऑन वेलबींग, द ऑथर एम्स टू engage the readers and create a sense of urgency to find a solution। तो फिर वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताते हैं कि कैसे अपने आप को ठीक रखा जा सकता है इन सारी चीजों से, और वो सोल्यूशन देते हैं। और एंड में बोलते हैं बाय एम्फेसाइजिंग द नीड फॉर एक्शन। तो वो बोलते हैं कि इस चीज के लिए हमें एक्शन लेने की जरूरत है, नेगेटिव चीजों को दूर करने के लिए हमें एक्शन लेने की जरूरत है, सबको जागरूक करने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है, राइट। तो ऐसा इस थॉट में, और नेगेटिव थॉट जो है उसको हमें दूर रखना चाहिए और पॉजिटिव थॉट्स को, पॉजिटिव चीजों को हमें करना चाहिए, ऐसा बताया गया इस आर्टिकल में। नेक्स्ट है, सजेस्ट एन अल्टरनेटिव टाइटल अलोंग विद इट्स प्रॉपर जस्टिफिकेशन। इस पर्टिकुलर पैसेज के लिए आपको एक अल्टरनेटिव टाइटल देना है और उसको जस्टिफाई भी करना है। तो अल्टरनेटिव टाइटल आप ऐसे लिख सकते हैं, ब्रेकिंग द साइकिल, मास्टरिंग योर थॉट्स फॉर अ पॉजिटिव माइंडसेट, आप ये भी दे सकते हैं, ठीक है। और जस्टिफाई क्यों कैसे करेंगे आप इसको, कि दिस टाइटल हाईलाइट्स द सेंट्रल थीम ऑफ द आर्टिकल। वैसे मैंने आपको बताया कि इस पर्टिकुलर पैसेज का थीम क्या है, नेगेटिव थॉट्स को हटाकर और पॉजिटिव थॉट्स लेकर आना, और ये जो नेगेटिव थॉट की जो साइकिल है उसको ब्रेक करना है ना। तो ये भी हो सकता है, ये इस तरीके से आप अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। व्हाट आर द 5 मेन स्ट्रैटेजीज that should be there to for enhancing the skill of reading and understanding a literary passage। किसी भी पर्टिकुलर पैसेज को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए कौन से 5 स्ट्रैटेजीज हैं जिनको अपनाना चाहिए।
तो enhancing the skill of reading and understanding literary passage requires a systematic approach and a set of strategies. Strategies की set पूरा जो होता है वो मेनली रिक्वायर्ड होता है किसी भी लिटरल पैसेज को समझने के लिए। ठीक है, तो पहला हमारा होता है एक्टिव रीडिंग। मतलब आप उस पर्टिकुलर चीज को, पर्टिकुलर पैसेज को ना आपको एक्टिव तरीके से पढ़ना होता है, उसके साथ पूरा एंगेज होना होता है। जो नॉलेज आपके पास पहले से है और जो नॉलेज अभी आपको मिल रही है, उन दोनों को कनेक्ट करके और समझना होता है। ठीक है, और सेकंड फैक्टर होता है हमारा वोकैबुलरी एक्सपेंशन। इसमें क्या होता है, आपकी वोकैबुलरी जितनी स्ट्रांग होगी, आप उस पैसेज को उतने अच्छे से समझेंगे। तो आपको अपनी स्ट्रांग वोकैबुलरी जो है वो बनानी चाहिए। वाई बाय रेगुलरली इनकाउंटरिंग इन न्यू वर्ड्स में आप रेगुलरली पढ़िए, उसको समझिए। तो इससे क्या होगा, आपका वोकैबुलरी एक्सपेंशन होगा, आपके जो वोकैबुलरी है वो बढ़ेगी और आपका माइंडसेट जो होगा वो स्ट्रांग होगा और उस पैसेज को समझने में और इजी होगा। ओके, इसी के साथ आप ये नेक्स्ट बता सकते हैं कि कंटेक्चुअल एनालिसिस, मतलब अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच द पैसेज इज रिटन। किस पैसेज, ये जो पैसेज है पर्टिकुलर, वो किस मैनर में लिखा गया है। ठीक है, और कंसिडर द ऑथर्स बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल सेटिंग एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस। जब उस पर्टिकुलर आर्टिकल को लिखा गया है तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, उस चीज को समझे, है ना। और एनालाइज हाउ दीज फैक्टर्स शेप्स द मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट। जो पर्टिकुलर कोई भी टेक्स्ट है उसका मीनिंग क्या है और उसको कैसे इंटरप्रेट किया गया है। ठीक है, और टेक्सचुअल एनालिसिस, इसमें बता सकते हैं आप, फोर्थ हमारा पॉइंट टेक्सचुअल एनालिसिस। पे अटेंशन टू लिटरेरी डिवाइसेस सच एज इमेजरी, सिंबोलिज्म, मेटाफर्स एंड थीम्स। उस पर्टिकुलर पैसेज में, आर्टिकल में कौन से लाइक लिटरेरी डिवाइसेस का यूज किया गया है, चाहे वो इमेजरी हो, सिंबोलिज्म हो, मेटाफर हो, हेक्सामीटर हो, पेंटामीटर हो, तो ये सारी चीजें आप समझेंगे। और फिफ्थ पॉइंट होता है हमारा रिफ्लेक्टिव रीडिंग। इसमें क्या होता है, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन द पैसेज आफ्टर रीडिंग इट, समराइज, ये साथ में है। ठीक है, समराइज द मेन आइडियाज एंड इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट। जो भी ऑथर है उसका आर्ग्यूमेंट जो भी है उसको समझिए, और उस पर्टिकुलर पैसेज को पढ़ने के बाद उसको अपने रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके उसको समझिए, उसको उसके ऊपर अपने आइडियाज, थॉट्स को एक्सप्रेस करिए, अपने नॉलेज को एक्सप्रेस करिए। तो वो चीज होगी रिफ्लेक्टिव रीडिंग। जब आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप किसी भी पर्टिकुलर पैसेज को समझने में आपको और आसानी होगी और अच्छे तरीके से आप उस पर्टिकुलर लिटरेरी डिवाइसेस को, उस पर्टिकुलर लिटरेरी चीज को समझ पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये 5 पॉइंट समझ में क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर दी 7 सीएस ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो जो 7 कम्युनिकेशन के जो 7 सीएस है उसको आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल में। तो क्लैरिटी, कंसाइसनेस, कंप्लीटनेस, उसी के साथ नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। क्लैरिटी की जब हम बात करते हैं, इंश्योर योर मैसेज इज क्लियर एंड इजीली अंडरस्टूड बाय यूजिंग कॉन्शाइज एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज। आपको अपने लैंग्वेज में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज का यूज करना चाहिए ताकि वो चीजें इंश्योर हो कि वो सबको समझ में आ रही है। ठीक है, कंसाइसनेस क्या होता है, एक्सप्रेस योर थॉट्स इन अ कंसाइज मैनर यूजिंग ओनली द नेसेसरी वर्ड्स। ऐसा ना हो कि फालतू के वर्ड्स आप यूज करे जा रहे हैं, वहां पे पजल्स डाल रहे हैं, राइम स्कीम डाल रहे हैं। लाइक जितना सिंपल रख सकते हैं आप उतना सिंपल रखिए, अवॉइड करिए रैम्बलिंग को। ठीक है, और मेंटेन रखिए रिसिपेंट्स अटेंशन, जो अटेंशन है उसको मेंटेन रखिए ताकि लोगों को पढ़ते ही समझ में आए। ठीक है, नॉर्मल वर्ड्स का यूज करिए। कंप्लीटनेस, प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द रिसिपेंट टू अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ योर्स। तो मतलब जो भी आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं उसके लिए जितना भी रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है उसको आप दीजिए। ऐसा ना हो कि आप किसी चीज को, टॉपिक को उठाते हैं, उसका आधा इन्फॉर्मेशन दिया और दूसरा टॉपिक उठा लिया। उस पर्टिकुलर चीज पर आप पूरा नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराइए। ठीक है, और फोर्थ सी है हमारा करेक्टनेस, यूज एक्यूरेट एंड ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज। ऑफ कोर्स आप जब किसी चीज को पब्लिश कर रहे हैं, किसी ऑडियंस के सामने पेश कर रहे हैं, तो उसमें आपका ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोहेरेंस, यूज ट्रांजिशन एंड कनेक्टेड आइडियाज। कई बार ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते, पर उसको आप किसी दूसरी चीज का एग्जाम्पल लेकर ब्रैकेट में कुछ उसका लिखकर उस वर्ड को पर्टिकुलर आप समझा सकते हैं। ठीक है, सो टू हेल्प द रिसिपेंट्स फॉलो योर ट्रेनिंग ऑफ थॉट्स, आपके थॉट में चल क्या रहा है, इस वर्ड्स को आपने क्यों यूज किया, उसको आप ब्रैकेट में लिखकर समझा सकते हैं। राइट, कोर्टेसी, इसमें क्या होता है, कम्युनिकेट इन अ पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल मैनर। आपको रिस्पेक्टफुल और पोलाइट तरीके से कम्युनिकेट करना होता है। टू मेंटेन अ पॉजिटिव एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद द रेसिपेंट, जो भी उसको पढ़ने वाला, जो भी रिसीव करने वाला है, उसके साथ प्रोफेशनल मैनर रखिए। ऐसा ना हो कि जैसे आप फ्रेंड से बात कर रहे हैं वैसे ही आप लिख रहे हैं, वैसे ही आप बोल रहे हैं। ठीक है,
तो जब आप किसी से बात करते हैं ना, उस चीज में ये जो 7 CS है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। कंसिडरेशन, टेक इनटू अकाउंट द नीड्स, पर्सपेक्टिव एंड इंटरेस्ट ऑफ द रिसिपेंट। आप ये देखिए कि आप भले ही बोले जा रहे हैं, सामने वाले को आपके अंदर इंटरेस्ट है नहीं, आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, तो ऐसे टॉपिक की बात करिए जिसमें सामने वाले भी इंटरेस्ट जगाए और आपका भी इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो ये 7 CS हैं जिनको आपको फॉलो करना है कम्युनिकेशन के दौरान, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रिटिकल रीडिंग एंड व्हाट आर द क्वेश्चंस वन कैन आस्क वन सेल्फ टू रीड क्रिटिकली। बेसिकली क्रिटिकल रीडिंग क्या होता है, जब आप किसी पर्टिकुलर चीज को इन्वॉल्व होते हैं उस रीडिंग में, ठीक है, और उसको आप एनालाइज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं अपने तरीके से, अपनी ओपिनियन देते हैं, अपने आइडियाज थॉट्स एक्सप्रेस करते हैं उस पर्टिकुलर चीज पर, तो वो खासकर उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ते हैं आप, आपके पास जो नॉलेज पहले से है उसको अभी जो नॉलेज मिल रही है उसके साथ कनेक्ट करके पढ़ते हैं, तो वो बेसिकली क्रिटिकल रीडिंग कहलाती है, ठीक है। To read critically, one can ask themselves the following questions. What is the main argument of message of this, जो भी पर्टिकुलर टेक्स्ट है उसका मैसेज क्या है, ठीक है। और एविडेंस और एग्जांपल्स जो भी प्रोवाइड किए गए हैं उस आर्गुमेंट, जो भी आप उस पे आर्गुमेंट कर रहे हैं या उस टेक्स्ट में जो भी आर्गुमेंट किया गया है उसको कौन सी चीज जो है, एविडेंस जो है जो इसको सपोर्ट कर रही है। आर देयर आर एनी लॉजिकल फैसिलिटीज और वीक पॉइंट्स इन द रीजन, जो भी रीजन है उसमें कोई लाइक लॉजिकल फैक्टर है कि नहीं, वीक पॉइंट तो नहीं है कहीं पर। व्हाट इज द ऑथर्स पर्सपेक्टिव, जो भी बेस है वहां का, उस बेस में ऑथर का पर्सपेक्टिव क्या है, क्या मैसेज आना चाह रहा है ऑथर, ठीक है। और आर देयर एनी अंडरलाइन थीम और सिंबोलिज्म, कोई भी अंडरलाइन जो सिंबल है, थीम है, उसका कोई चेंज तो नहीं है। और हाउ डज द टेक्स्ट रिलेट टू अदर सोर्सेज और इंफॉर्मेशन ऑन द टॉपिक, जो भी अदर इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको, वो इंफॉर्मेशन जो है उस पर्टिकुलर टॉपिक पर कैसे कनेक्ट कर रही है। तो ये बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप अपने आप से पूछ कर, जब आप किसी चीज को पर्टिकुलर टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, तो आप जब उस पढ़ते वक्त जब आप ये क्वेश्चंस करते हैं तो आप बेसिकली क्रिटिकल रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो बाय आस्किंग दिस क्वेश्चन रीडर कैन एंगेज क्रिटिकली विद द टेक्स्ट, ठीक है। तो आप क्रिटिकली उस टेक्स्ट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं अगर अगर आप रीडिंग के दौरान ये क्वेश्चंस अपने आप से पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट कंट्रीब्यूट टू अ साउंड प्लॉट अकॉर्डिंग टू ईएम फॉस्टर। ईएम फॉस्टर के अनुसार जितने भी लाइक साउंड के प्लॉट हैं उसमें क्या एलिमेंट्स है जो हेल्प करते हैं। तो ईएम फॉस्टर इन हिज बुक एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल आइडेंटिफाइड सेवरल एलिमेंट्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू अ साउंड प्लॉट। तो उनका जो बुक है, आई होप कि आपने पढ़ा होगा बुक एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल, अदरवाइज आप पढ़ भी सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। तो उसमें बताते हैं कि कैसे जो फॉस्टर है, वो ईएम फॉस्टर, वो बताते हैं कि कैसे किसी भी नॉवल के ऊपर एस्पेक्ट्स क्या क्या होने चाहिए, उसके प्लॉट साउंड क्या होने चाहिए। सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं स्टोरी के बारे में। जो भी आपका स्टोरी है उसमें ना चीजें सीक्वेंस वाइज चलनी चाहिए, ऐसा ना हो बिकॉज जो स्टोरी होती है वो किसी भी नॉवल की जो बैकबोन होती है, इस वजह से स्टोरी जो है वो सीक्वेंस वाइज ही चलनी चाहिए, ठीक है। और उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड होने चाहिए, ऐसा ना हो अगर कोई बुरा रोल नहीं प्ले कर रहा है और उसकी इमेज आपने बहुत अच्छी बना दी है, तो मतलब कैरेक्टर जिस कैरेक्टर का है उसमें उसका सूट होना चाहिए, वो फिटेड होना चाहिए उसमें, ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट, द क्लैश ऑफ opposing forces whether internal or external that creates tension and drives the plot forward। तो आपका जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी फैक्टर है, जो भी वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए, और ताकि वो जो प्लॉट है वो आगे आगे बढ़े। उसी के साथ साथ ईएम फॉस्टर ये भी बताते हैं कि कैसे कैजुअलिटी भी मैटर करती है, जो भी कॉज और इफेक्ट है उस पर्टिकुलर स्टोरी में, जो भी रिलेशन चल रहा है, जो भी इवेंट हो रहा है, उसमें कैजुअलिटी कितनी ज्यादा मैटर करती है उसके बारे में भी वो बताते हैं। उसी के साथ साथ क्रोनोलॉजिक ऑर्डर भी मैटर करता है। जो भी स्टोरी है, कोई भी पर्टिकुलर प्लॉट है, उसमें जो भी चीज इवेंट हो रहा है, जो इवेंट जब हुआ है उसी टाइम दिखाएं, जो इवेंट पहले हुआ उसको पहले, जो बाद में हुआ वो बाद में, तो मतलब क्रोनोलॉजी सीक्वेंस जो है फॉलो करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी के साथ सरप्राइज, सरप्राइज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ओकेजनली अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, जैसे जिसको हम क्लाइमैक्स बोलते हैं ना, कि कई चीजों का हम वेट कर रहे होते हैं कि अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा, तो लाइक सरप्राइज होना चाहिए उस पर्टिकुलर स्टोरी के बीच बीच में। और सस्पेंस भी होना चाहिए
कोई एक ऐसा कैरेक्टर जरूर होना चाहिए जिसके ऊपर ना लोगों के ऊपर लाइक लोग सोचे कि अब इसके साथ क्या होगा, अब इसके साथ क्या होगा, नेक्स्ट इसके साथ अब होगा क्या। तो लाइक लोगों का सस्पेंस बना रहे। तो ये कैरेक्टर्स, ये चीजें जो है किसी भी पर्टिकुलर स्टोरी में, उसकी स्टोरी प्लॉट में ये चीजें जरूर मैटर करती हैं, ठीक है। तो इन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बाय इनकॉर्पोरेटिंग दीज एलिमेंट्स इनटू अ प्लॉट, फॉस्टर बिलीव दैट writer could create engaging narrative that resonate with readers and provide us satisfaction reading experiences, ताकि कोई भी पर्टिकुलर जो रीड कर रहा है उस चीज को, उसको सेटिस्फेक्शन मिल सके उस चीज से, ठीक है, उसको चीज वो समझ में आ सके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स और रीडिंग। तो रीडिंग के बेसिकली कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, उसको बताना है। तो बेसिकली चार तरह के होते हैं। इंटेंसिव रीडिंग, इसमें क्या होता है, व्हेन वी रीड अ टेक्स्ट ऑफ शॉर्ट लेंथ टू एग्जैक्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। आई थिंक ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है, ठीक है। ये पर्टिकुलरली भी आपसे पूछा जा सकता है और पूरे इन चारों टाइप्स के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगेन मैं आपको दोबारा अच्छे से बता देती हूँ कि इंटेंसिव रीडिंग, जब आप फॉर एग्जांपल, मैंने आपको न्यूज़पेपर का एग्जांपल दिया था, राइट। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है, जब आप किसी नॉवल को अपने खुद के प्लेजर के लिए पढ़ रहे हैं, राइट। और नेक्स्ट हमारा क्या होता है, ये आपको अच्छे से समझने की जरूरत है। स्कीमिंग, when we quickly read the text of to glean the sight of it, it is called skimming. In this technique one goes throughout the reading materials of soft sift the essence of the text. Basically आप किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को इस टेक्निक में तब पढ़ रहे होते हैं जब आपको वो पूरा पढ़ना होता है, पर आपको कोई एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन उस पूरे टेक्स्ट में से चाहिए होती है, तो वो बेसिकली स्कीमिंग होता है, ठीक है। और स्कैनिंग क्या होता है, व्हेन वी स्पीडली ड्राउट थ्रू अ टेक्स्ट टू फाइंड अ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन सच एज नेम, अ डेट एक्सेट्रा। जब आप, खासकर जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं, तब आप पूरे पैसेज को पढ़ते हैं, बट उसमें आप किसी नाम को या किसी डेट को पढ़ने के लिए खासकर आप उस चीज को नजर देखते हैं, मतलब वहां पे आपकी नजरें डायरेक्ट जाती हैं, आप चीज उस चीज को बेसिकली स्कैन कर रहे हैं। इस वजह से उस चीज को स्कैनिंग कही गई है, ठीक है। स्कीमिंग कब होता है, जब आप पूरे टेक्स्ट को पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, परंतु वो उस पूरे टेक्स्ट में से आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जो आपको चाहिए होती है, ठीक है। और स्कैनिंग क्या होता है, जब आप उस पूरे पैराग्राफ को बस ऐसे ही एवं पढ़ लेते हैं हल्का फुल्का, और जो आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी जैसे कि डेट और नेम, वो आपने ले लिया और खत्म कहानी, तो वो स्कैनिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है डिफरेंशिएट, सॉरी, यस, डिफरेंशिएट एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन डिटेल। जो भी ये नीचे है, रिदम एंड स्ट्रेस, फॉलिंग एंड राइजिंग इनोटेशन, इसको आपको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्लेन करना है। रिदम एंड स्ट्रेस क्या होता है, रिदम इज कंसिडर्ड अ प्रोसोडिक पैरामीटर इन इट्स ओन राइट। तो जो रिदम होता है वो प्रोसोडिक पैरामीटर होता है, और दूसरी ओर जो स्ट्रेस होता है कैन बी डिफाइंड एज द रिलेटिव परसीव्ड प्रोमिनेंस ऑफ द इंडिविजुअल सिलेबल। जो इंडिविजुअल को भी पर्टिकुलर है, उसका सिलेबल में क्या चीज यूज की गई है, और उस पूरे सिलेबल में कौन सा वर्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रेस किया गया है, कौन सा कम स्ट्रेस किया गया है, तो वो बेसिकली स्ट्रेस होता है, ठीक है। और रिदम जिसका पर्टिकुलर प्रोसोडिक पैरामीटर होता है, ठीक है। और फॉलिंग एंड राइजिंग इनोटेशन क्या होता है, जब आप राइजिंग इनोटेशन की बात करते हैं तो मीन्स द पिच ऑफ द वॉइस राइज ओवर टाइम। जब आप होता है ना कि लाइक बोलते वक्त या गाना सुनते वक्त, खासकर गाना चल रहा है, अचानक से कोई चीज जो है, कोई रिदम जो है वो ज्यादा ऊंची चली जाती है, ठीक है, तो वो बेसिकली राइजिंग इनोटेशन होता है, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है ना कि बहुत तेज तेज, लाइक रिदम बहुत ऊंची, सुर बहुत ऊंचा चल रहा है, उसी के साथ फिर धीरे अचानक से थोड़ा सा नीचे हो जाता है रिदम, तो वो उसको हम बेसिकली फॉलिंग इनोटेशन कहते हैं। मीन्स द पिच फॉल्स विद टाइम, जैसे टाइम के साथ-साथ आप बहुत देर तक बोल रहे हैं, तो आपकी आवाज़ थोड़ी कम होने लग जाती है, राइट? तो वो बेसिकली फॉलिंग इनोटेशन होता है, ठीक है? और राइजिंग इनोटेशन जब आपकी पिच जो है वो बढ़ जाती है। बेसिकली वॉइस का बढ़ना और घटना, ये बेसिकली फॉलिंग एंड राइजिंग इनोटेशन। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है एक्सप्लेन द स्ट्रैटेजीज टू डू efficient study reading and the steps that are to be kept in the mind while summarizing और पैराग्राफ और चैप्टर। आई होप कि आपको पता होगा कि आपके सब्जेक्ट में आपसे पूछा जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज को समराइज कैसे किया जा सकता है, उसका पैराफ्रेज कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में। तो यहाँ पर भी हमें उसी चीज को बताना, उसकी स्ट्रैटेजीज बतानी है बेसिकली, ठीक है। तो efficient study reading involves strategies such as previewing the text का पहले प्रीव्यू ले लेना, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन जुटा लेना, सारी चीजें गैदर कर लेना उस पर्टिकुलर मटेरियल के बारे में, है ना। और यूटिलाइज इफेक्टिव नॉन टेकिंग टेक्निक्स when summarizing a paragraph or chapter, it is important to identify the main idea and key supporting detail and the overall structure। जो भी पर्टिकुलर टेक्स्ट है, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, उसके की पॉइंट्स
उसके सपोर्टिंग डिटेल्स, ठीक है? ऐसा तो नहीं है ना कि आप अगर नोट बना रहे हैं, समरी बना रहे हैं, तो पूरा का पूरा बुक ही छाप देंगे, है ना? तो पर्टिकुलर जो भी चीज़ वहाँ पे मेन पॉइंट है खासकर, जो की पॉइंट्स हैं, जो उसको सपोर्ट कर रही हैं डिटेल्स, उसको आप लिखते हैं, है ना? और ये चीज़ आपको ध्यान में भी रखनी चाहिए। फोकस ऑन कैप्चरिंग द एसेंस ऑफ द कंटेंट व्हाइल मेंटेनिंग इर्रेलेवेंट और इन्फॉर्मेशन। इर्रेलेवेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती जब आप किसी चीज़ को समराइज़ कर रहे हैं, बिकॉज़ अगर वो वर्ड 100 वर्ड का है, तो आपको ट्राई करना चाहिए कि आप वो 10 और 20 शब्दों में ही उसको समराइज़ करें और मेन इम्पोर्टेंट चीज़ों के साथ। वैसे तो कोई वर्ड लिमिट नहीं होती, पर समरी जितनी छोटी होती है, उतना ही अच्छा होता है और की पॉइंट्स के साथ होना चाहिए, ठीक है? यूज़ कंसाइज़ एंड क्लियर लैंग्वेज। आपको क्लियर लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। ऑफ कोर्स अगर आपको समरी पढ़ के ही समझ में नहीं आ रही है, बुकिश लैंग्वेज में ही लिखा है आपने, तो क्या फ़ायदा समरी बनाने का, ठीक है? तो कंसाइज़ और क्लियर लैंग्वेज का उपयोग होना चाहिए। और इसी के साथ-साथ आपको कॉपी नहीं करना चाहिए डायरेक्टली किसी भी वर्ड से, अपने खुद के अंडरस्टैंडिंग से समझकर उसके बाद आप उसको उस पर्टिकुलर चीज़ को खत्म करना चाहिए, ठीक है? इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें यहाँ तक समझ में आई होंगी। अगर आपको कुछ पूछना हो तो यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।